देखिए इस यूनिट के थर्ड चैप्टर की तरफ अपन पहुंच गए हैं। क्या लिखा है? प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी? एक्सेस डिमांड का डायग्राम यहां बना है, और इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी, उसका डायग्राम यहां बना है। आज की क्लास में बेसिकली हम समझ रहे हैं इन्फ्लेशन क्या होता है वो, और डिफ्लेशन क्या होता है वो। इन्फ्लेशन वर्ड हम बार बार सुनते हैं। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस हाई होना, तो ये प्राइस हाई होने की सिचुएशन है। डिफ्लेशन यहाँ लिखा है मैंने इस डायग्राम में। डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस डाउन होना। अब आप इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, ये कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में भी आप जानते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सेस डिमांड को एक्सप्लेन करो या एक्सेस सप्लाई को एक्सप्लेन करो। इन दोनों सिचुएशन से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। प्राइस हाई होना, एक सर्टेन लिमिट से आगे प्राइस हाई होना अच्छी बात नहीं है। सर्टेन लिमिट से नीचे प्राइस डाउन हो जाना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो बोथ द कंडीशंस विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। दोनों कंडीशंस कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये क्यों होता है पहले हम उस पर बात करेंगे, और इसको करेक्ट कैसे करेगी गवर्नमेंट के पास जो दो मेजरमेंट होते हैं इसको करेक्ट करने के, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वैसे मैंने कल की क्लास में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको परसों की क्लास में, जिसमें सिर्फ हमने इस इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में बात की थी। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। एक्सेस डिमांड, देखिए ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है और ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई। एक्स एक्सिस पे इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट है, वाई एक्सिस पे एडी एएस है। ये एडी और ये एएस, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस ई पॉइंट पे। इस ई पॉइंट को हमने बोला है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आप जानते हो अब कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जहां पे सारे लोगों को काम मिला हुआ हो और एडी और एएस बराबर हो। दैट मीन्स देयर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जहां इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ना हो और एडी एएस बराबर हो, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। यानी ये पॉइंट ये बता रहा है, ये वाई लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट ये बता रहा है दैट आपके इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है, कोई भी आइडल नहीं पड़ा, कोई भी खाली नहीं बैठा। अब होता यूं है कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये एडी है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, इसलिए इसको नाम दिया है एडीएफ। अब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो ये एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई। ये नया कर्व ये आ गया एग्रीगेट डिमांड, जिसे हमने नाम दिया है AD1। आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, आपके रिसोर्सेज ऑलरेडी लगे हुए हैं, फुल्ली एम्प्लॉयड है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तब तो हम यहाँ से आते हैं इस पॉइंट पे और हम बोलते हैं फॉरवर्ड ऑपरेशन हुआ, ठीक है। डिमांड के बढ़ने से इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। मुझे बताओ क्या एट प्रेजेंट सिचुएशन में पॉसिबल है क्या इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना? क्या इस ई पॉइंट से यहाँ आना पॉसिबल है क्या? नया अगर सब सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट वाली ना होती तो नया इक्विलिब्रियम ये होता, ई से E1 आते, आगे आ जाते। क्या अभी पॉसिबल है क्या आगे आना? अभी आगे आना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो। यानी अब आपको आउटपुट बढ़ा नहीं पाओगे। आप क्यों नहीं बढ़ा पाओगे? क्योंकि सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी लगे हुए हैं। अगर खाली पड़े होते तो उनको काम पे बुलाते और वो काम करते। ये मैंने सारी बात आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। तो ये वाला गैप बना रहेगा, यानी आप इससे आगे जा नहीं पाओगे। तो नई एडी ये और एग्रीगेट सप्लाई तो ये है ही, तो ये एफ और ई के बीच का गैप बना रहेगा। यहाँ एफ और ई के बीच का गैप जो है ये वाला बना रहेगा। ये वाला जो गैप है वो क्या शो करेगा? एडी ग्रेटर देन एएस। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन बताओ तो आप क्या डेफिनेशन दोगे? आप एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन दोगे व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे जब हमारी एडी ज्यादा हो जाती है एएस से, तब हम उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। बोलो कोई कंफ्यूजन? पहले तो सिचुएशन जो बोली है अभी समझाइए, उसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो भाई। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये वाला गैप बना रहेगा, यानी एडी ज्यादा रहेगी एएस से। तो जब एडी ज्यादा हो एएस कम हो, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आएगा? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, फुल एम्प्लॉयमेंट पे, एडी ज्यादा हो गई।
इसका मतलब जनरल प्राइस लेवल हाई होने वाले हैं। तो जब जनरल प्राइस लेवल हाई होंगे, इस गैप की वजह से जनरल प्राइस लेवल हाई होंगे, उसको क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ये ई सेफ का जो गैप है किसको बता रहा है? इन्फ्लेशनरी गैप को बता रहा है, या इसका दूसरा नाम हमने क्या दिया? एक्सेस डिमांड को शो करता है। तो आपको अगर इन्फ्लेशनरी गैप का डायग्राम बनाना हो तो ये बनाना है। 50 बार बनाया हमने ये डायग्राम, अब बहुत अच्छे से आप जानते हो कैसे वर्क करता है, ये भी जानते हो, कैसे फॉर्मूला होते हैं वो भी जानते हो, और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, सारी बात आपको पता है। सो ये इन्फ्लेशनरी गैप है। अब ध्यान रखना, इस बार केस बेस्ड स्टडीज़ आएगी, और केस बेस्ड स्टडीज़ अगर इस यूनिट में से सोचें कि कहाँ से केस बेस्ड स्टडीज़ बन सकती है, तो आज जो हमने या परसों की क्लास में जो हमने टॉपिक शुरू किया था, यहीं से केस बेस्ड स्टडी बनेगी। प्रैक्टिकल रेलेवेंट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि ठीक पिछले 2 चैप्टर में तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे और वो काम कैसे करते हैं ये सीखा, न्यूमेरिकल कैसे है वो सीखा। अब इसका प्रैक्टिकल यूज शुरू हो रहा है। अब आप उधर डिफ्लेशनरी गैप को समझिए। इधर क्या हुआ था? एडी ज्यादा थी, एएस कम। इधर उल्टा है, इधर एडी कम है और एएस ज्यादा है। इधर क्या सिचुएशन है? एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन है। ठीक, ये एग्रीगेट सप्लाई था, और इस बार शुरू वाला एग्रीगेट डिमांड कर अपना ये ई पॉइंट। ये ई पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स वी आर वर्किंग एट दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक, और अब एडी कम हो जाती है। एडी कम क्यों होगी, या इधर एडी बढ़ेगी क्यों? दोनों के रीजंस मैं अभी यहाँ लिखूंगा। अभी बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो जैसे ही एडी रिड्यूस होगी तो ये वाला गैप आएगा। जैसे एडी रिड्यूस हुई, ये गैप बना रह जाएगा, ई और एम के बीच का गैप। जब मैं कह रहा हूँ ये वाले गैप के बारे में, एडी ज़्यादा है एएस से, तो इस गैप की वजह से डिमांड पावरफुल होने से प्राइस बढ़ा था। ये वाले गैप में मैं कह रहा हूँ एडी तो है कम और सप्लाई है ज़्यादा। तो जब खूब सप्लाई है, डिमांड कम है, तो जनरल प्राइस लेवल क्या होने लगेंगे? डिक्रीज होने लगेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशन, डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? डेफिशिएंट डिमांड बोलेंगे। डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट डिमांड बोलेंगे। ठीक है, और ये जनरल प्राइस लेवल को रिड्यूस करेगा। अब गौर से सुनो, जब प्राइस रिड्यूस होते हैं ना, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है, उनके प्रॉफिट कम होने लगते हैं। और जब प्राइस हाई होते हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है। तो एक लिमिट तक प्राइस हाई होना या कम होना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा ऐसा होने लगे तो इकॉनमी में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। तो अगर ये है एक्सेस डिमांड तो क्यों, आइए इस पे बात करते हैं। और ये है एक्सेस सप्लाई, अगर ऐसा है तो क्यों है, उस पर बात करते हैं। उससे पहले आपका कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो वो बोलो। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर देखो, पहली बात तो ये हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, बिल्कुल इसमें आगे चल के यही होगा कि इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कम होगा, लेकिन जब तक वो बराबर नहीं हो जाएंगे ना एडी और एएस, तब तक प्राइस गिरते रहेंगे। समझ गई? जब वो सप्लाई कम करेगा तब जाके ये दोनों बराबर आएंगे ना, दोनों एडी और एएस। उस पूरे टाइम साइकिल के दौरान प्राइस क्या होंगे? उस पूरे टाइम साइकिल में प्राइसेस कम होंगे। हर्षा, बात समझ आई क्या? आप हर्षा नहीं पूछा ना क्वेश्चन, मेरे को आवाज से आइडेंटिफाई किया तो ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं रीजंस के ऊपर, कि आखिर इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, हम उन सब के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि जो एडी होती है, एग्रीगेट डिमांड, इसमें 4 चीज़ें होती है, सी, आई, जी एंड एक्सएम। ये 4 चीज़ें होती है। एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सएम। ठीक है, ऑल्दो तुमने अपने सिलेबस में ये 2 ही पढ़े थे, सी और आई, लेकिन जी और एक्सएम ये 2 भी होते हैं। अब जब हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात करेंगे तो इन सबको लेकर चलेंगे, और ध्यान से सुनना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ होना चाहिए। मैं इसके रीजंस लिख रहा हूं, ठीक है, इसके रीजंस भी लिख रहा हूं और इसके रीजंस भी लिख रहा हूं। इसका पहला रीजन, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू rise in
आपको बिल्कुल यही ऐसे ही लैंग्वेज लिखनी है, ड्यू टू, मैं थोड़े से साइन यूज़ कर रहा हूँ, आप पूरी लैंग्वेज लिखना, ड्यू टू राइज इन एमपीसी, एमपीसी का बढ़ना बोल दो, और फॉल इन एमपीएस, एक ही बात है। अगर लोगों का एमपीसी इंक्रीज हो जाए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाए, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एमपीसी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? एमपीसी इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि अब लोग कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। 0.7 था तो पहले मैं 100 रुपये का चेंज पे 70 रुपये खर्च करता था, अब मान लो 0.8 हो गया तो 100 रुपये के चेंज पर कितना खर्च करूँगा? 80 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ हम वो सारे रीजंस पढ़ेंगे जो एडी को बढ़ाते हैं, यहाँ वो सारे रीजन पढ़ेंगे जो एग्रीगेट सप्लाई को कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडी ऊपर गई है और वहाँ एएस नीचे आई है। हाँ बेटा बोलो। हाँ बता दिए थे, मैंने कहा था कि ये प्री फ्रेमवर्क है, दो बार बताने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है। तो मैं जब वापस डिफ्लेशनरी गैप बता रहा हूँ तब ये वापस मैं ये बता रहा हूँ। फिर यहाँ क्या होगा? रीजन डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू राइज इन एमपीएस। अगर एमपीएस बढ़ जाए, एमपीएस कब बढ़ता है? जब लोग सेविंग के लिए प्रमोट होते हैं तो वो एमपीएस बढ़ेगा। जब एमपीएस बढ़ता है तो कंजम्पशन कम होता है, और कंजम्पशन कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दिशा देख, कंपैरेटिव स्टडी हो रही है दोनों की, ये तुम एक बार पढ़ लिए थे, ये दूसरी बार पढ़ रहे हो, और ये पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। हालांकि ये इसकी अपोजिट सिचुएशन है, और अभी जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद मैं तुरंत गवर्नमेंट के एफर्ट्स बताऊंगा कि गवर्नमेंट कैसे इसको मैनेज करती है, तो दोनों डायग्राम एक साथ विद रीजंस बने हुए होंगे तो समझना आसान होगा, ठीक है। सेकंड देखिए, ये सी पे तो हमने बात कर ली, अब आई पे बात करते हैं। आई के बारे में क्या बात करेंगे? इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखो बच्चों, यहां लिखा हुआ है इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कौन सी बातों पे डिपेंड करता है? आरओआई पे डिपेंड करता था और एमईआई पे। आरओआई होता था रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है इन्वेस्टमेंट फंक्शन में। सो इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ राइज इन क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। अगर क्रेडिट फैसिलिटी इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और एडी बढ़ेगी। क्रेडिट फैसिलिटी कैसे इंक्रीज होती है? आप आरओआई को, आपकी आरओआई कम हो जाए इकोनॉमी में, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा उधार लेके, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। लोग ज़्यादा पैसा लेंगे, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे और नई प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएंगे, उस वजह से डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ क्या लिखोगे? इसका ऑपोजिट लिख देंगे, यही याद हो जाना चाहिए इसी क्लास में। डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू फॉल इन क्रेडिट फैसिलिटी। तो क्रेडिट फैसिलिटी अगर कम हो जाए तो ऐसा होगा। ये दूसरी बात हुई, ये आए। फिर अपने बात करते हैं थर्ड, अगर गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो तो ऐसा हो सकता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इधर क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट के खर्चे कम होंगे तो, और गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होंगे तो जी की वैल्यू भी ले ली। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में लिख देते हैं, राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड फॉल इन इंपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और इंपोर्ट कम होते हैं तो एडी बढ़ेगी, और इधर उल्टा हो जाएगा, फॉल इन एक्सपोर्ट्स एंड राइज इन इंपोर्ट्स। तो बच्चों चार रीजन तो एग्जैक्टली वही होंगे, क्योंकि आपको ये एडी के बारे में याद होता है, CIGXM, नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड से याद होना शुरू होता है, अब तक आते आते अच्छे से भेजे में छप जाता है। तो चार रीजन तो ये हो ही गए। इसके बाद देखो नंबर 5 पे, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग।
इंक्रीज इन मनी सप्लाई बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग। कई बार क्या होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस हाई होते हैं। मनी सप्लाई का मतलब है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया या इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आ गया, तो ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा परचेज और ये सब होगी, ज़्यादा डिमांड होगी, तो ऐसा होने पर ये एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में और डिटेल में बजट चैप्टर में हम पढ़ते हैं। गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग का कब सहारा लेती है? गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, उस बजट में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस के बारे में देखती है और अपने रेवेन्यू के बारे में देखती है कि इतना खर्चा लगेगा और इतना रेवेन्यू है। अभी सपोज करो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो 100 रुपये और खर्चे हैं 110 रुपये, तो ज़्यादा खर्चे हैं, वो 10 रुपये के ज़्यादा खर्चे कैसे मैनेज करेगी? उसे मैनेज करने के बजट में कई तरीके होते हैं, उन सारे तरीकों को हम वहाँ पढ़ेंगे बजट चैप्टर में। लेकिन उन सारे तरीकों में एक तरीका होता है आरबीआई के पास जाना और आरबीआई को कहना भैया नोट छाप कर दे दो, तो वो पैसा गवर्नमेंट लाएगी और अपने बजट के थ्रू जो भी जहाँ खर्चा करना है उस खर्चे को इकोनॉमी में लेकर आएगी। तो कई बार इंक्रीज इन मनी सप्लाई बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। एक और पॉइंट लिखता हूं यहां पे, राइज इन डिस्पोजेबल इनकम। देखो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है जो तुम्हारे पास खर्च करने के लिए, राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ड्यू टू डिक्रीज इन टैक्सेस। अगर सरकार ने टैक्स कम कर दिए हो तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। और उधर क्या लिखेंगे? उधर 5 ही रीजन लिखवा रहा हूँ, इधर 6 लिखे, इधर 5 ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग वाला सिर्फ यहीं पे अप्लाई है। यहां क्या लिखेंगे अपने? डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, वापस, हाँ अभी बता दूंगा वापस। डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम ड्यू टू राइज इन टैक्सेस। देखो अगर टैक्स बढ़ जाते हैं तो लोगों के पास डिस्पोज ऑफ करने के लिए पैसा कम बचता है, यानी कंजम्पशन के लिए पैसा कम बचेगा उनके पास बाद में पैसा कम आएगा क्योंकि टैक्स ज़्यादा लग गया। तो जब पैसा कम आएगा तो कंजम्पशन कम करेंगे और डिमांड भी क्या होएगी? कम, तो उससे डिफ्लेशनरी गैप हो सकता है। आइए मैं फिर बताऊं डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। मैं ये कह रहा हूं, जैसे देखो सपोज करो मार्केट में 100 रुपए की वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज है। कितने रुपए की वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज है? मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी वैल्यू है 100 रुपए। जब तक मनी आई नहीं थी तब तक बार्टर एक्सचेंज चलता था, गेहूं दिया, चावल लिया, घोड़ा दिया, गधा लिया, है ना, ये सारी चीजें चलती थी। अब मनी क्या था? मनी आया बीच में, कनेक्टर, मीडिएटर है मनी। अब मनी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जितने के गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उतना ही पैसा होना चाहिए सर्कुलेशन में। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि मार्केट में, ध्यान से समझना इस बात को, मनी सप्लाई है 200 रुपए की और गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए की। तो ऐसी कंडीशन में मुझे बताओ प्राइस हाई होंगे कि नहीं होंगे? ज्यादा पैसा थोड़े गुड्स एंड सर्विसेज को चेज कर रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? क्या कह रहा हूं? गुड्स एंड सर्विसेज तो 100 रुपए की है और मार्केट में पैसा 200 रुपए का है, तो 200 रुपया चेज कर रहा है 100 रुपए को खरीदने के लिए, तो धीरे धीरे इनके प्राइसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? लॉजिकली सोचकर देखो, बढ़ेंगे ना। जब ज्यादा पैसा थोड़े गुड्स एंड सर्विसेज के पीछे भाग रहा है, उसको चेज कर रहा है, देन डेफिनेटली प्राइसेस क्या होंगे? हाई होंगे। तो कई बार होता है ना कुछ कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत हाई चला जाता है क्योंकि वहां की सरकार इतने ज्यादा मनी सप्लाई या नोट नए छाप के इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देती है कि वहां प्राइसेस बहुत हाई हो जाएंगे। पर यहां नजर आ रहा है कि इन जनरल नजर आ रहा है कि ये डबल हो जाएंगे, इनके दाम 100 के 200 हो सकते हैं। ये सिचुएशन है। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि जब आरबीआई नोट छाप कर देने वाली है तो हर किसी के घर में 5-5 करोड़ रुपए पहुंचा दो, कोई गरीब रहेगा ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम सबके पास 5-5 करोड़ रुपए आ गए तो क्या हमारे स्टेटस में कोई फर्क पड़ेगा? क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे हमारे स्टेटस में, क्योंकि हर किसी के पास खूब पैसा आ गया, वो ज्यादा पैसा थोड़े गुड्स को चेज करेगा तो ऑटोमेटिकली इनके प्राइसेस हाई हो जाएंगे। फिर यूं होगा कि अभी एक चाय पीने जाते 10 रुपए में, फिर ये होगा 10,000 रुपए लेकर जाओ एक चाय पीने के लिए। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, ओके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है तो 25 लाख रुपए लगेंगे, 30 लाख रुपए लगेंगे, ये सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि सबके पास इतना पैसा होगा। तो अगर मार्केट में अवेलेबल या प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा पैसा अवेलेबल हो तो ऐसा होता है। अब ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है ये होती है गवर्नमेंट का अपने डेफिसिट को
फाइनेंस करवाना आरबीआई के थ्रू बाय प्रिंटिंग सम मोर न्यू करेंसी नोट्स। आरबीआई अपने घाटे को पूरा कर भारत सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए, अपने डेफिसिट को मैच करने के लिए आरबीआई को कहती है आप नए नोट छाप कर दो। तो जब नए नोट आएंगे मार्केट में तो ये मनी सप्लाई बढ़ती है, और इस मनी सप्लाई के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और ये इन्फ्लेशनरी गैप आता है इकोनॉमी में। बताओ भाई, इस डेफिसिट फाइनेंसिंग वाले पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो देखिए, आज जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इस पूरे चैप्टर की थीम है, ठीक है। इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो एक तो, ताकि तुम्हारे आगे काम आएगा जब भी पढ़ना हो। मैं तो ये कहूँगा कि उसको उतार लेना आप, ताकि आपको याद हो जाए। कोई डाउट है और किसी को तो बोलो। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पूछ रहे हो बेटा? ये वाला ओके। देखो, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। सपोज करो मैं एक साल के 10 लाख रुपए कमाता हूं, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है बेटा तेरे को 30% टैक्स देना है। तो मेरी जो इनकम हुई है मेरे एम्प्लॉयर से या मेरे प्रोफेशन से, उस इनकम पे टैक्स लगने के बाद बचा हुआ पैसा जो होता है वो मेरा माना जाएगा पैसा, ठीक है। तो मेरी 10 लाख की इनकम पे बेटा अगर 30% टैक्स लगता है तो मेरी जेब में कितना आया बता? 10 लाख की इनकम थी ना, तो 7 लाख आया, 70,000, 1 लाख नहीं बोल रहा, 10 लाख बोल रहा हूं। मेरी साल की इनकम 10 लाख है, 30% टैक्स, तो मेरे पास 7 लाख आएगा। ये 7 लाख रुपया मेरी डिस्पोजेबल इनकम है, इसे मैं यूज कर सकता हूं मेरे कंजम्पशन में। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम कर रही है ड्यू टू डिक्रीज इन टैक्सेस। सरकार ने कहा कि अब तुम्हारे लिए टैक्स है सिर्फ 10%, पहले था 30%, अब है 10%। अब मेरी 10 लाख की इनकम पे मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? 1 लाख। अब बता मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, बोल। पहले 7 लाख थी, अब 9 लाख है। अब मेरे पास ज्यादा पैसा है डिस्पोज ऑफ करने के लिए। डिस्पोज ऑफ का क्या मतलब है? खर्चने के लिए या सेव करने के लिए। अब मेरे पास ज्यादा पैसा है डिस्पोज ऑफ करने के लिए। पहले 7 लाख पे काम कर रहा था मैं, अब 9 लाख खर्च कर सकता हूं। इसका मतलब ऑब्वियसली मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। यहां मामला उल्टा है, यहां सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। डिस्पोजेबल इनकम कम होने से एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। बोल, समझ में आई क्या बात? ओके, तो ये यहां पे हुआ अपना एडी, एक्सेस डिमांड क्या होता है और एक्सेस सप्लाई क्या होती है। अब देखो, अपने बात करेंगे गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, होना चाहिए इन सबको कम करने के लिए। हाँ बेटा, नोटबंदी से बेटा प्रोडक्शन जो है ना, आपको सप्लाई देखनी पड़ेगी। नोटबंदी से क्या हुआ? प्रोडक्शन चैनल डिस्टर्ब हो गया पूरा का पूरा, और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या हो गई? कम हो गई। और एग्रीगेट सप्लाई के कम होने की वजह से इन्फ्लेशन आ गया। भाई हम यहां तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं? खाली एडी में चेंज हो रहा है, एएस भी तो बदल सकती है ना। आज मान लो इंडिया के अंदर बहुत बढ़िया साइंटिफिक डेवलपमेंट हो जाए 10-20 साल के अंदर, जैसे चाइना ने पूरी दुनिया में राज किया वैसे ही, तो ऑब्वियसली हम हमारी सप्लाई बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। समझ गए? लेस रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को भी समझो, वो यहाँ पे नहीं है तुम्हारे सिलेबस के अंदर। तुम्हारे सिलेबस में जो थियरी मानकर चल रहे हैं उसमें सप्लाई को फिक्स मानकर चल रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी से क्या हुआ? नोटबंदी से फ्लो में पैसा ही नहीं रहा, सारे पैसे जो है वो रुक गए क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं रहे। तो हमने देखा कि लुधियाना में जहां 1 करोड़ साइकिल बनती थी, अब वहां सिर्फ 25 लाख साइकिल ही प्रोड्यूस हो रही है। तो सप्लाई पे क्या असर पड़ा बेटा? सप्लाई कम हो गई। जो सप्लाई कम होगी, डिमांड तो उतनी है, सप्लाई कम हुई तो प्राइसेस हाई होने लग गए। तो ऐसा होता है कि प्राइस हाई हो सकते हैं उस कंडीशन में, तब होंगे जब सप्लाई लेस रह जाए और एडी यानी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा रह जाए। तो बिल्कुल कुछ पर्टिकुलर जगहों में ऐसा हुआ कि प्राइसेस हाई हुए। इसमें भी यूँ है, कई तरीके के इन्फ्लेशन कैटेगरी इन्फ्लेशन निकाले जाते हैं। एक होता है जितने भी फूड आर्टिकल्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, उसमें कितना इन्फ्लेशन हुआ। दूसरा होता है जितने इंडस्ट्रियल गुड्स है उसमें इन्फ्लेशन कितना हुआ, एग्रीकल्चरल गुड्स का इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल इंडेक्स निकलता है ना, ऐसी कई चीज़ों का इंडेक्स निकलता है। एक आम आदमी के लिए इंडेक्स, पिछली क्लास याद करो अगर मेरे से पढ़े हो तो, इंडेक्स नंबर बताया था उसके अंदर, उसमें मैंने इंडस्ट्रियल इंडेक्स भी बताया था, फैमिली बजट मेथड भी बताया था। तो आपको वो देखना होता है कौन से एरिया में इसका असर पड़ा है। अब ध्यान से देखिए,
इस सिचुएशन को, अगर ये वाली प्रॉब्लम है इकोनॉमी में या ये वाली प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके की पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। पहली होती है, ये बहुत काम के शब्द हैं, हर साल हमारी इकोनॉमी में इन शब्दों का यूज़ होता है, हर साल हमारी पॉलिसी जब बनती है तो ये टर्म्स आती है, फिस्कल पॉलिसी और दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। एक तो समझ लेना ध्यान से, मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई। इसको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे सारे बैंकों का पापा जी है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी आम जनता का आदमी आरबीआई से डील नहीं करता, ठीक है। क्या आप में से किसी का बैंक अकाउंट है क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में? नहीं है, तो आरबीआई के यहाँ पे जनरल पब्लिक डील नहीं करती। आरबीआई रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग का काम करती है, जितना भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय दी आरबीआई। अगर किसी को पता है एट प्रेजेंट उसका गवर्नर कौन है तो थोड़ा नाम बता दो। दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये होती है, आरबीआई कंट्रोल करती है और ये गवर्नमेंट। इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करती है। फिस्कल पॉलिसी में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, सरकार के जो खर्चे हैं, सरकार का जो रेवेन्यू उस पर बात की जाएगी, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करती है इकोनॉमी में, क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। ये आएगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, बहुत सारे आरबीआई के पास टूल्स होते हैं। उस टूल्स से वो पूरी इकोनॉमी में ज्यादा क्रेडिट कर सकती है और कम क्रेडिट कर सकती है। हाँ, अभी मैंने पूछा था किसी को आरबीआई गवर्नर का नाम पता है तो बोलो। बिल्कुल, शक्तिकांत दास उसका नाम है। और आज जो आपका रिस्पॉन्स आया है, एक आधे का ही आया है, उससे पता लग रहा है कि आप इकोनॉमी या करंट अफेयर्स से कनेक्टेड नहीं हो। आपके लिए इन सारी चीज़ों का मतलब सिर्फ मार्क्स है और ये दुर्भाग्य है हमारा। तो अगर खाली मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो तो भैया फिर मज़ा नहीं है आपको पढ़ाने में। तो शक्तिकांत दास, क्वालिफिकेशन पता है बेटा उसकी? कल पता करना उसकी क्वालिफिकेशन, सरप्राइज हो जाओगा तुम, कह रहे इसको कैसे गवर्नर बना दिया। क्या है? आईएएस का तो मेरे को नहीं पता, बट उसकी जो एक्सपर्टीज है वो इकोनॉमिक्स में नहीं है, बट स्टिल ही इज गवर्नर, ठीक है, आरबीआई का। अब कुछ भी रीजन हो सकते हैं उसके पीछे, तुम्हें पता है हर एक सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो ये क्रेडिट पॉलिसी होती है, समझना बात को। क्रेडिट पॉलिसी का क्या मतलब होता है, अभी ऊपरा ऊपरी बता रहा हूं। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये है, आरबीआई ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि मार्केट में खूब पैसा जाए क्रेडिट की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट एक्सपांड करना, क्रेडिट इंक्रीज करना। और जब आरबीआई क्रेडिट को कम करती है, श्रिंक करती है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट को कम करवा लेना। तो ये आरबीआई कंट्रोल करती है, क्रेडिट बढ़ाना या क्रेडिट कम करना। इसके लिए आरबीआई जो टूल्स यूज करती है वो होते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर और बहुत सारी चीजें। हमारे घर की ईएमआई कितनी बनेगी ये आरबीआई डिसाइड करती है। अगर हम मकान लोन पे ले रहे हैं और उसकी ईएमआई कितनी बनेगी तो वो कौन डिसाइड करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आरबीआई कंट्रोल करती है या आरबीआई डिसाइड करती है, हम बाद में आगे बात करेंगे। क्रेडिट कंट्रोल ये। और फिस्कल पॉलिसी में सरकार अपनी पॉलिसी में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कैसे रखती है, ये होता है। अब मुझे एक बार बताओ थोड़ा, अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर आरबीआई की कैसी पॉलिसी है क्रेडिट को लेकर? क्रेडिट बढ़ाना चाहती है आरबीआई या कम करना चाहती है, समझाओ।
क्रेडिट फैसिलिटी मतलब आरओआई लो कर रखा है। बिल्कुल भाई, अभी सरकार चाहती है खूब पैसा जाए। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था वो और क्या था, क्रेडिट बढ़ाने का पैकेज ही तो था। क्योंकि देखो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से डिमांड हो गई कम, और डिमांड कम होने की वजह से कई लोग हो गए अनएम्प्लॉयड। अभी समझो यहाँ डिमांड कम होती गई, ये वाला पॉइंट यहाँ से पीछे आएगा ना थोड़े टाइम बाद, यूं पीछे आओगे तो ये एक्स एक्सिस पे पीछे की तरफ मूव करोगे, यानी आउटपुट एम्प्लॉयमेंट सब पीछे की तरफ जा रहा है। कई लोगों के एम्प्लॉयमेंट चले गए, लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई, इकोनॉमी जो है जीडीपी कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, तो अब वापस एक्सीलरेट करवाना है तो क्या करो, पैकेज दो। तो अभी कल परसों इशारा किया है निर्मला सीतारमण ने कि एक और पैकेज देंगे, तो वो 20 लाख करोड़ का पैकेज क्रेडिट बढ़ाने की पॉलिसी थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, ये मिलकर हमारी पॉलिसी डिसाइड करते हैं। फिस्कल पॉलिसी के अंदर सरकार रेवेन्यू और खर्चों के बारे में बात करती है। अब मुझे इन जनरल बताओ कि अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो, अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अपने खर्चों के साथ? कम करने चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है, गौर से सुनना, अगर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड के केस में अपने खर्चों को कम करती है। अब आप कहोगे सर खर्चे कैसे कम किए जाएंगे? खर्चे बिल्कुल कम किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पटेल की मूर्ति बनाई थी, कितना खर्चा आया था? 3000 करोड़ के करीब का खर्चा आया था ना शायद। यह खर्चा अननेसेसरी था। जैसे कल परसों सौरव कह रहा था कि सर सेंट्रल विस्टा का खर्चा करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है सेंट्रल विस्टा का खर्चा करना। ठीक है, तो अगर आप सेंट्रल विस्टा जैसी चीजों पे अभी की सिचुएशन में खर्च करते हो जहां आपके पास पैसे की कमी है, ये सारी चीजें, राम मंदिर, ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में फ्रॉम 1991 टू टिल डेट। जो मैच्योर लोग हैं उन्होंने तो कहा ये बेवकूफियां पॉलिटिशियन और धर्मगुरुओं की है हमें लूटने की। ठीक है, और बाकी उसके ऊपर अगर बहुत बड़ा खर्चा किया जाता है, अगर जनता पैसा लगाती है अलग बात है, डोनेशन वाला, गवर्नमेंट के खर्चों की बात कर रहा हूं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट फिस्कल पॉलिसी। यूं तो अगर गवर्नमेंट बहुत बड़ा उस पर खर्च करती है तो मैं उसको नॉन प्रोडक्टिव बोलूंगा। तो जब आप एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में हो, इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन में हो, तब आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने खर्चों को कम रखना पड़ेगा। तो जब हम इन्फ्लेशनरी गैप में होते हैं तो गवर्नमेंट ऐसा बजट बनाती है जहां एक्सपेंसेस कम रखे जाते हैं, कई अननेसेसरी एक्सपेंसेस को हटा दिया जाता है। और यहां गवर्नमेंट खुला खेल सकती है, समझे? यहां गवर्नमेंट खूब खर्च कर सकती है, यहां गवर्नमेंट एडी को इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, यहां पे कम है, तो खूब खर्चे करो यहां पे, ऐसा किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंसेस हुआ। अगर मैं गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात करूं, रेवेन्यू के कई सोर्स होते हैं, गवर्नमेंट के खर्चों के भी कई सोर्स होते हैं, रेवेन्यू के भी कई सोर्स होते हैं। तो सरकार को अपने रेवेन्यू, इस वक्त सरकार को क्या करना चाहिए अपने रेवेन्यू को? सरकार को रेवेन्यू कैसे होता है बताओ? सरकार को रेवेन्यू होता है टैक्सेशन से, टैक्स के थ्रू रेवेन्यू। डिमांड है, अपने रेवेन्यू के साथ क्या करना चाहिए ये बताओ? सरकार इस वक्त अपना टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करेगी, टैक्स बढ़ाएगी ना टैक्स इस वक्त। देखो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? शायद टैक्स कम है उस वजह से ये बढ़ रही है। इसका रीजन क्या है? एडी बढ़ी हुई है, कंजम्पशन बढ़ा हुआ है लोगों का, इसलिए एडी बढ़ी हुई है। अब सरकार कह रही है यार इन्फ्लेशन जा रहा है, कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है इन्फ्लेशन, ये और इन्फ्लेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो क्या किया जाए? तो गवर्नमेंट कहती है लोगों पे थोड़े ज़्यादा टैक्स लगा दो। तब लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगेंगे तो लोगों का कंजम्पशन क्या हो जाएगा? कम होगा। और जब कंजम्पशन कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? कम होगी। भाई यहाँ क्या सिचुएशन है? एडी बढ़ी हुई है, इस एडी को खींच के कम करना है, इस गैप के बराबर ले आओ। तो उस पर कई तरीके हैं। एक, अपने खर्चे कम रखो और अपना रेवेन्यू जो हो रहा है टैक्स के थ्रू वो रेवेन्यू बढ़ा लो। तो जब सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा इसका मतलब लोगों की परचेजिंग पावर निकल के सरकार के हाथ में आ गई, तो लोग उससे कंजम्पशन कम करेंगे। भाई ये जो रीजन है इसको उल्टा कर दो ना, इसको करेक्ट करना है तो। और यहाँ पे सरकार क्या करेगी? टैक्स के साथ। यहाँ डिमांड कम है, यहाँ सरकार चाहेगी कि डिमांड बढ़े ताकि डिफ्लेशनरी गैप कवर हो। तो डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार को लोगों के हाथ में ज़्यादा परचेजिंग पावर पकड़ानी पड़ेगी। और कैसे पकड़ाएगी ज़्यादा परचेजिंग पावर? जब गवर्नमेंट टैक्स को क्या कर देगी? कम। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार टैक्स करती है कम, अपने टैक्स को रिवाइज करती है, रिड्यूस करती है, ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचे खर्च करने के लिए, और वापस एडी बढ़ेगी और ये गैप कम होगा। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई भी डाउट है तो बोलना भाई। अब गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। तो जब ऑलरेडी सब्सिडी गवर्नमेंट का खर्चा होता है कि नहीं होता है? सब्सिडी का क्या मतलब है? सरकार ने कहा हम 200 रुपए की सब्सिडी आपको दे रहे हैं।
किसी को 500 रुपये की दे रहे हैं, किसी को 1000 रुपये की दे रहे हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग मिलती है, अलग अलग प्रोफेशन वालों को अलग अलग मिलती है। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी खूब देगी, इन दोनों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन में सरकार सब्सिडी के ऊपर खूब खर्चा कर सकती है, ये बताओ, यहां पे या वहां पे? अगर एक्सेस सप्लाई है तो आप आराम से सब्सिडी दो, लेकिन अगर यहां सब्सिडी दोगे तो खतरा है, क्योंकि सब्सिडी मतलब आपने लोगों को पैसा पकड़ाया, ठीक है, मतलब जो पैसा लोग खर्च कर रहे थे अब आपने उन लोगों को दे दिया, मतलब आपने उनके हाथ में पैसा पकड़ाया, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ा दी, तो यहां तो नुकसान करेगा। और यहां पे अब ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप सोचते हो ना कि इकोनॉमिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सच में कॉम्प्लिकेटेड है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे पढ़े हुए लोग भी इकोनॉमी को संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर आप यहां सब्सिडी देते हो तो इन्फ्लेशन आपकी कमर तोड़ देगा। अगर आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर में और आपने और सब्सिडी दी, इन्फ्लेशन आपकी कमर तोड़ेगा। अगर आप इस सिचुएशन में और आपने अपने खर्चे बढ़ाए तो आपकी कमर टूटेगी। भाई सोच कर देखो, सरकार खर्चे क्यों बढ़ा रही है, सब्सिडी क्यों दे रही है? सरकार सब्सिडी इसलिए दे रही है ताकि लोगों का वेलफेयर हो। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंसेस इसलिए कर रही है, मतलब सड़कों पे, ब्रिज पे, डैम पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उन दोनों के पीछे भागते हो, वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो अगली सिचुएशन कौन सी फेस करनी पड़ सकती है आपको? इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन और बुरी हो सकती है। तो इस तरह से इकोनॉमी को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाओगे, एडी को कम करने जाओगे, तो लोगों के वेलफेयर पे उल्टा असर पड़ेगा, ये होता है। आप इसको एडी को कम करने जाओगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। तो ये इकोनॉमी में बड़ी दिक्कतें आती है कि एक तरफ जाते हो तो दूसरी प्रॉब्लम आती है, फिर आप वापस इधर जाते हो तो इधर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। तो इकोनॉमी में इस तरीके से आदमी फंसा हुआ होता है। एक टॉपिक होता है बिजनेस साइकिल्स, जो मुझे पता नहीं सीबीएसई ने तुम्हारे सिलेबस में क्यों नहीं लगा रखा, वो जरूर लगाना चाहिए और ठीक इस चैप्टर के बाद पढ़वाना चाहिए, ताकि तुम आसानी से समझ सको कि कैसे इकोनॉमी में तेजी आती है और मंदी आती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की सब्सिडी की बात हुई। पब्लिक वेलफेयर बोल दो, सब्सिडी बोल दो, ये सारे खर्चे सरकार को करने होते हैं। कुछ ऑटोनॉमस एक्सपेंसेस होते हैं जो होंगे ही होंगे, जो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जो हम करेंगे ही करेंगे। वहीं कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको गवर्नमेंट अवॉइड कर सकती है, सरकार अपने रेवेन्यू के साथ चेंजेस कर सकती है। एक और चीज बताता हूं इसके अलावा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पब्लिक डेट। पब्लिक डेट, इसका मतलब है, ये भी इसी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है। पब्लिक डेट का मतलब होता है गवर्नमेंट अपने देश की जनता से पैसा लेती है, पब्लिक डेट। मुझे तुम इस बात का जवाब दो, इन दोनों में से कौन सी कंडीशन में गवर्नमेंट को पब्लिक डेट रेज करनी चाहिए? अगर एक्सेस डिमांड है, इसका मतलब लोग खूब कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों के पास खूब सारा पैसा है, तो आपको डिमांड कम करवानी है। तो आप, भारत सरकार क्या करती है, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में आते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट होती है। तो वो नई बॉन्ड्स इशू होते हैं वो मार्केट में, और आम जनता उसके अंदर इन्वेस्ट करती है, और वो इन्वेस्ट करेगी तो पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा और जनता के पास पैसा कम रहेगा, जनता की सेविंग बढ़ेगी, पैसा कम होगा, उससे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से क्रिटिकली इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट तो हजारों लाखों पॉलिसियां बनाती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर देश में इन्फ्लेशन है तो मनरेगा इन्फ्लेशन को सपोर्ट करेगा या डिफ्लेशन को सपोर्ट करेगा? बताओ। अगर मनरेगा में खर्चा किया जा रहा है, मनरेगा का पैकेज बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे और हमारे देश में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, तो इसके ऊपर उसका असर पड़ेगा बुरा या इसके ऊपर असर पड़ेगा, ये बताओ। मनरेगा कहां कंट्रीब्यूट करेगा, इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को, ये बताओ। बिल्कुल इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या गारंटी एक्ट, जिसके अंदर गांव के लोगों को 100 दिन का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट पूरे साल में देने की बात कही गई थी, ठीक। और उसका अपना एक बजट है 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़, जो भी, या 25-50,000 करोड़, जितना भी है उसका बजट। तो अगर मनरेगा की बात करें तो मनरेगा बेसिकली इन्फ्लेशन को सपोर्ट कर रहा है हर बार, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो खर्चा जो है वो पब्लिक वेलफेयर खर्चा है कि नहीं है? अगर वो पब्लिक वेलफेयर खर्चा है, ठीक है भाई, खर्चे दो तरीके के होंगे, एक प्रोडक्टिव, एक नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव खर्चा क्या? मनरेगा के खर्चे को प्रोडक्टिव मान सकते हैं अगर वहां सच में काम होता है कि आपने खर्चा किया और उस खर्चे से वापस एग्रीगेट सप्लाई भी आई, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, कोर्ट पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस डिपार्टमेंट पे हम जो भी खर्च करते हैं, क्या वो प्रोडक्टिव खर्चा है? क्या प्रोडक्टिव खर्चे से मतलब समझना, एक फार्मर को सब्सिडी देते हैं
तो फसल के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हुआ। लेकिन जब आप एक पुलिस वाले की जेब में पैसा पहुंचा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन वालों की जेब में पैसा पहुंचा रहे हो, कलेक्टर और ये सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा चलता है, या कोर्ट कचहरी के अंदर आप खर्चा बढ़ रहा है गवर्नमेंट का, तो क्या ये प्रोडक्टिव खर्चा है? क्या प्रोडक्टिव मतलब वापस बदले में क्या आ रहा है? बदले में कुछ नहीं आ रहा वहां पे। समझे बात को? तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर सरकार को खूब खर्चा करना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। डिफेंस के ऊपर हम खूब खर्चा करते हैं, तो इतने सारे डिफेंस के लोगों को हायर किया जाता है, उनको हर महीने सैलरी दी जाती है, तो ऐसा होने पर आपको बदले में आउटकम तो कुछ मिल ही नहीं रहा ना, मतलब गुड्स एंड सर्विस, गुड्स की फॉर्म में कुछ नहीं मिल रहा आपको, ये सिचुएशन है। तो ये कैटेगराइजेशन किया जाता है बजट बनाते वक्त, और दूसरी और ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाती है कि कौन सा खर्चा प्रोडक्टिव है, कौन सा खर्चा नॉन प्रोडक्टिव है, कौन सा खर्चा इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा से डेलीगेट करेगा या अफेक्ट करेगा तो उस खर्चे को कम कर दो, यहाँ पे कौन सा खर्चा बढ़ाना, ये सारे डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक इस चैप्टर में बताया एडी, एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन और एक्सेस सप्लाई वाली कंडीशन, उसके रीजंस बताएं, और ये दो बातें सिर्फ सिंपल डिस्कशन की है। अब हम इसके ऊपर आगे की क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी हो गई तो इन दोनों को कैसे करेक्ट किया जाएगा फिस्कल पॉलिसी से, और मॉनेटरी पॉलिसी जो काफ़ी डिटेल में है, मॉनेटरी पॉलिसी से इन दोनों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो बताओ।